हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। यहाँ पर बात करूँगा दोस्तों बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। पूरे 40 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर और एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्लास को पूरा देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड सबका अलग से प्लेलिस्ट है, उधर से देख लेना। हेल्पफुल वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका, डायरेक्ट से क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उसके पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो PDF दिख रहा है जिस पर मतलब ये क्वेश्चन वाला जो नोट्स है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। जो पूरे 40 क्वेश्चंस का ये सेट है, ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर ले उसको। दूसरी चीज़, अगर जल्दी में आपको कोर्स ख़त्म करना है क्योंकि एग्ज़ाम बेहद ही करीब है, तो मैंने एक नोट्स क्रिएट किया, उसको परचेज कर सकते हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे बाइलिंगुअल। साथ में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज MCQs भी दिए गए हैं और ये हिंदी इंग्लिश में नोट्स है आपका, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और ये सब कुछ आपको जो मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ 199 में मिलेगा। प्राइस इसका पहले 499 था। एग्ज़ाम करीब है, सभी ज़रूरतमंद तक ये नोट्स पहुंचना चाहिए, इसलिए 199 छोटा सा अमाउंट रखा है आपके लिए। फ्री में रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें मेरी मेहनत लगी हुई है और मेहनत कभी फ्री में नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन करिएगा, 9517193475। इस पर सिंपल में SMS करिएगा UP BSc नर्सिंग नोट्स। आपके पास टीम द्वारा स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आप पेमेंट करेंगे, फिर तुरंत से आपको PDF दे दिया जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, क्लासेज की नोटिफिकेशन उस ग्रुप में दे दी जाती है, ठीक है। तो नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। लेट नहीं करूँगा आपका डायरेक्ट से क्लास की शुरुआत कर लेता हूँ। Mn2 पॉजिटिव अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। ये जो लोग CNET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ख़ास तौर से उनके लिए है, 40 क्वेश्चन का ये सेट। बाकी आप प्लेलिस्ट से और जो क्लासेज हैं उनको देख ले। चलिए, Mn2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Mn2 पॉजिटिव। आपको पता होगा Mn क्या है, इसका हमको बताना क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका क्या है वो बताइए। चलिए 25। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको देखना है तो हम जो हुंड का नियम था, हुंड्स लॉ, उसके थ्रू देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 25 का। हाँ मालूम है, +2 है, पॉजिटिव में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे, हमको 23 का निकालना है, ठीक है। 23 का निकालना है। चलिए मेरे साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप भी करिए, उसके बाद देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2 और 3d5। कितना हुआ, 2 4 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 5 25। ये 25 का हो गया है दोस्तों, ठीक है। ये 25 का हो चुका है। और जो है आउटर मोस्ट सेल से +2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हमको, तो आउटर मोस्ट सेल जो होगा वो 4s2 है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए मेरे, बचा ये D सब सेल, ठीक है, D सब सेल। और D में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें हम कैसे भरते हैं, पहले ऊपर ऊपर भर लेते हैं, फिर जो बचता है नीचे नीचे। और 3D में मेरे पास 5 दिया हुआ था तो 5 भर लिया मैंने, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा गया था, तो बाकी अगर सभी में पेयरिंग करें तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरे हो गए कितने, +5 या 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 20। इट मीन्स इट्स मास नंबर इज। बता रहे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 18 और न्यूट्रॉन हमको दिया हुआ है 20। हमसे पूछ रहे मास नंबर बता दो क्या होगा, तो चलिए कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना दिया हमको, 18, और न्यूट्रॉन दिया हमको 20। बात समझ में आ रही। हमसे कह रहे एटॉमिक वेट बता दो।
या मास नंबर बता दो। तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, और प्रोटॉन जो होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। बात समझ में आ रही। तो इलेक्ट्रॉन मेरा 18 दे रखा है, इसको मैं प्रोटॉन भी कह सकता हूँ। प्रोटॉन नंबर्स भी जो है वो 18 ही है, और न्यूट्रॉन जो है वो 20 है। दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, मास नंबर आ जाता है। मास नंबर जो हो गया मेरा 38, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहे हैं द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन इज, हिंदी वाले देख लें, बेंजीन में सिग्मा तथा पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो। कुछ नहीं सॉल्व करना, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाओ। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो तुमको पता है ना, अगर ये स्ट्रक्चर पता है तो कुछ करने की ज़रूरत है क्या, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। अगर ये स्ट्रक्चर पता है, सर मुझको पता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। इधर भी एक पाई एक सिग्मा, इधर भी एक पाई एक सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड थे। अब देख लो तुम, जिधर 3 पाई है वही ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 एलिमिनेट मेथड से हम सॉल्व कर सकते, पहला आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना अगर दिमाग आपका काम नहीं करता एग्जाम में तो आपको टाइम लगने वाला है। मैंने सिर्फ पाई बांध देखा, सिग्मा को तो काउंट किया ही नहीं। अब जिसको नहीं आएगा वो लोग क्या करते हैं उनका भी बता देता हूँ। स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, पूरा सा बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ज़्यादा कुछ लिख दिया क्या, ऐसे हो गया। 6 हो गए कार्बन C6, और उसके बाद फिलअप करिए। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे डबल लगा दिया, यहाँ पे डबल लगा दिया। अब यहाँ देखो कार्बन में कितने होते हैं, 1 2 3 4 वैलेंस हो गया ना। हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन देते चले जाओ, हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन दे दिया मैंने। अब ऐसे दे दोगे तो काउंटिंग करने में तुमको होगी प्रॉब्लम, फिर सिग्मा गिनोगे, पूरा पाई गिनोगे तो टाइम लगेगा। सिर्फ मैंने क्या बोला, एलिमिनेट मेथड से जाओ, पाई बार देख लो, पाई बार देखा मैंने 3 आ गया तो मैं उसको क्लिक कर लिया, ठीक हो गया मेरा पहला ऑप्शन ही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कराया है, आप सॉल्व करिएगा। CH3 पॉजिटिव आ जाएगी, इस पर मैं बहुत क्वेश्चन लेके आया हूँ, देख लीजिएगा, और हाइब्रिडाइजेशन से 1 नंबर छपेगा एग्जाम में। चलो पूछा गया है NiCO का होला 4 में Ni निकेल की ऑक्सीकरण संख्या बता दो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल। चलिए सॉल्व करते हैं। निकेल लिखा मैंने, निकेल, फिर है CO, इसका होला 4 है, और मुझसे निकेल का पूछा जा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी में सॉल्व करते हुए चलिए। तो देखो इसमें भी ना थोड़ा सा दिमाग लगाना। दिमाग क्या लगाना है वो मैं बताता हूँ आपको। जो धात्विक कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, ये मेटल है और ये कार्बनिक यौगिक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो मिटैलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है। अगर ये छोटी सी लाइन तुमको याद है तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन ये लाइन आपको एग्जाम में नहीं याद रहेगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, मिटैलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है 0 होती है, लेकिन मैंने बोला भूल जाओगे। आप भूल जाओगे तो कोई बात नहीं, निकेल का पूछ रहे X मान लो और 4 लिख लो, 4 ये वाला। CO का 0 हो जाता है, बराबर में 0 कर दो। अब CO में तुम जाओगे अलग से करने, वहीं पे होगा गलत। X की वैल्यू निकाल लोगे तो 0 आ जाएगा। D ऑप्शन ठीक है। छोटा सा जो कॉन्सेप्ट दिया मैंने वो ध्यान रखिएगा कि धात्विक कार्बनिक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। D ऑप्शन ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे HCHO, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बता दो कार्बन की। किसमें, HCHO में कार्बन की ऑक्सीडेशन संख्या बता दो, ये हमसे जानना चाह रहे। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 लिख लिया। कार्बन का पूछ रहे X मान लिया, ठीक है। फिर से हाइड्रोजन का 1 लिख लिया, और ऑक्सीजन का मुझे पता है -2 होता है, -2 रख के सबके बराबर में 0 कर दिया। सॉल्व कर लेते हैं। 2 इधर लिखो, X + 2 हो जाएगा, -2 बराबर 0, X बराबर इधर भी 0 आ गया। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो है वो 0 ही होगी। ऑप्शन नंबर C ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन प्रबल अपचायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमको बताना है। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जिसमें ज़्यादा होती है,
वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब प्रबल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको हम अपचायक कहते हैं, और जिसका अपचयन होगा उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। इंग्लिश वालों को यहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या है। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, प्रबल अपचायक होगा। तो मैंने देखा है HNO3 पे भी माइनस आ जाता है, क्लोरीन पे भी आ जाता है, क्रोमियम पर भी आ जाता है, लेकिन सोडियम तो पॉजिटिव दे रखा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा खुद से। तो मेरा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहे K2MnO4 इंटू MnSO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बता दो, दोनों में क्या होगी। अभी मैंने बोला ऑक्सीडेशन पे आपको बता चुका, लेकिन कोई बात नहीं, कितना क्वेश्चन ऐसे छोड़ सकता हूँ, सब पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करिए मेरे साथ। कह रहे हैं K2MnO4 Mn का निकालना है मुझको। K2 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? 2 नीचे वाला लिखा, पोटेशियम का 1 होता है। Mn पूछा गया तो Mn को ऐसे ही लिख लो, 4 लिख लो। इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 होता है, बराबर में 0 कर दो। सॉल्व कर लो इसको। 2 इधर पे हो गया, प्लस x कर लो, और इधर पे कर लो तुम -8। 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, बराबर में सबके कर दो 0। सॉल्व कर लोगे तो इधर आ जाएगा x -6 बराबर 0। सामने चला गया तो x बराबर 6 आ गया। x बराबर 6 सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? नहीं सर, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो MnSO4 में खुद निकालो, ठीक है। मेरा बी ऑप्शन ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं करूँगा, थोड़ा सा आप करिए। करे वांडर वाल समीकरण किसके लिए सत्य है? वांडर वाल इक्वेशन इज ट्रू फॉर, किसके लिए होता है वांडर वाल इक्वेशन, सही वो बताना है। तो देखिए, तुमसे हमेशा यही नहीं पूछा जाएगा किसके लिए होता है। किसके लिए होता है सभी को पता है किसके लिए होता है। वास्तविक गैसों के लिए होता है, अनादर्श गैस जिसको कहते हैं। मतलब क्या? रियल गैस, इम्परफेक्ट गैस के लिए होता है क्या? वांडर वाल इक्वेशन। लेकिन तुमसे डायरेक्ट एग्जाम में जब छपेगा ना वांडर वाल इक्वेशन, 4 इक्वेशन दे देगा, पूछेगा इसमें से सही कौन सा है, तो सही वाला याद कर लो, पूछा गया एग्ज़ाम में, ठीक है। कुछ इस तरीके में होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, ये ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें आई है वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, और जो आ सकती है इस बार वो भी बता रहा हूँ। सबके बराबर में क्या कर देना? NRT कर देना। नोट डाउन करिएगा अपनी क्या कॉपी में ले करके बैठे हो ना कॉपी, उसमें नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँगा वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन जितना पढ़ाऊँगा उसी के रिलेटेड आएगा, उसी के आसपास रहेगा। बात समझ में आई? ये इक्वेशन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव अधिकतम होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम विल बी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हमसे जानना चाह रहे हैं किसका अधिक होगा, तो बता दो। चलो मैं बताता हूँ। जो हमारा पीरियड्स होता है, आवर्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, ऐसे जाते हैं, इधर हो गया लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो बढ़ता है, परमाणु भार बढ़ेगा। और देखो, जब एटॉमिक वेट बढ़ता है ना तो आयनन विभव का मान भी बढ़ता है। बात समझने की कोशिश करें, हिंदी में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में समझाता हूँ। आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाने पर परमाणु भार बढ़ने के कारण आयनन विभव का मान भी बढ़ता है। ये चीज़ समझ में आई? शायद नहीं आई। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंग्लिश में समझिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल। बात समझ में आई क्या? अगर ये दोनों बात समझ में आ गई तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही? मैं कह रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल। तो Al में मेरे 3 पॉजिटिव थे, Mg में 2 पॉजिटिव है, तो Al से आसानी से रिमूव होगा। बात समझ में आ रही? तो मेरा Al जो है
3 पॉजिटिव होता है, यही मेरा सी ऑप्शन ठीक आंसर होगा। कह रहे हैं मोहर साल्ट, मोहर लवण में जल के अणुओं की संख्या बता दो, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन मोहर साल्ट। अब देखो ऐसे तो ये आंसर कर दोगे गलत, लेकिन हमेशा नहीं पूछा जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ये हमेशा नहीं आएगा। तुमसे डायरेक्ट से फार्मूला दे देगा, पूछेगा मोहर साल्ट या मोहर लवण उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो पहले तुम फार्मूला देख लेना। फार्मूला देखोगे तो बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेंगे। होता है FeSO4 इंटू ब्रैकेट में करो, लिखो NH4 का होल ऑफ ट्वाइस इंटू 6H2O। बात समझ में आई? ये फार्मूला है। और अगर कभी कभी पूछा जाएगा इसका नाम बता दो तुम क्या होगा, तो बोलना फेरस अमोनियम सल्फेट। बात समझ में आ रही? फेरस अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पे मैंने पूछा कितने वाटर मॉलिक्यूल है, तो आप बोलोगे सर 6 वाटर मॉलिक्यूल है, बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ से जो 2-3 चीज़ें बताई वो ध्यान रखना, फार्मूला याद कर लेना। बोला क्या जाता है इसको? फेरस अमोनियम सल्फेट। और कितने मॉलिक्यूल है वाटर के? 6 मॉलिक्यूल है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं द मेटल्स प्रेजेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर आर। देखो तीनों एग्जाम्पल साथ में ले आओ, क्योंकि ये हमेशा से आता है, एलॉयज से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा से आता है। अब हिंदी वाले भी यहीं पे ध्यान दे लेंगे। चलो पहला बोला इन्होंने ब्रास, जिसको क्या बोल देते हैं हम सर? पीतल। पीतल क्या होता है? जब कॉपर और जिंक का एलॉयज होता है, ठीक है, कॉपर और जिंक का ये मिक्सचर होता है। सर ब्रांज क्या होता है? याद करिएगा, नोट डाउन करिएगा इसको। ब्रांज बोले तो कांसा, ये हमारा कॉपर और टिन से, कॉपर और टिन का एलॉयज है। उसके बाद सर जर्मन सिल्वर हमसे बोला है, ठीक है, हमसे जर्मन सिल्वर बोला है, तो Cu कर दो प्लस Zn कर दो प्लस इसमें सर निकेल भी होता है। सर ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तभी ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है, तो देखो मेटल जो है तीनों में अच्छा क्या करें, पीतल, कांस्य एवं जर्मन सिल्वर तीनों में उपस्थित धातु कौन सी है। तो हम गौर से अगर देखते हैं तो मुझको मिला कि सर तीनों में तो कॉपर कॉमन है, कॉपर जो है सभी में है, तो मेरा सी ऑप्शन में दिख गया। सी को क्लिक करो। बाकी मैंने बताया किसका किसका मिक्सचर है वो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कोई सा भी। सी ऑप्शन इधर पे ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल। निम्न में से कौन सा संगठन गन धातु का है। तो देखो गन मेटल जो होता है ना, उसमें कॉपर होता है मेरा, टिन होता है मेरा, और साथ में जिंक होता है। ये तीनों चीज़ें होती है और ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत क्वेश्चन हो गया। कॉपर होगा, टिन होगा, जिंक होगा। अभी देखो कॉपर जो होता है 88% होता है, ये नहीं पूछा जाएगा परसेंटेज, लेकिन जानना चाहिए आपको, ये 8 से 10% टिन हो जाएगा। जिंक की बात कर लूँ 2 से 4% में हो जाता है, ठीक है। ये तीनों जो होते हैं ये गन मेटल्स में पाए जाते हैं, ऐसे किसी ऑप्शन में नहीं दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में दर्शाया जाए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक का मात्रक क्या होगा वो बता दो। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर देन द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलते सर हिंदी वाला बता दो, कुछ स्टूडेंट्स कहते सर इंग्लिश वाला बता दो। अभी दोस्तों मैं दोनों पढ़ूंगा तो मेरा कितना टाइम जाएगा। क्वेश्चन तो दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको ना, समझा तो रहा हूँ दोनों लैंग्वेज में, कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके में, तो आप भी समझने की कोशिश करें। हालांकि PDF दे दूंगा टेलीग्राम पे, अच्छे में उधर से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। चलो पहली चीज़, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है इसकी प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, वो प्रारंभिक सांद्रता से अप्रभावित रहती है, मतलब चेंजेस नहीं होते। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता से अप्रभावित रहती है, अतः जो स्थिरांक इनका होता है वो सेकेंड यूनिवर्स होता है। सेकेंड यूनिवर्स मेरा सी ऑप्शन में है। कभी कभी तुमसे ये भी पूछ लिया जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो बोलोगे -dc/dt इज इक्वल्स टू KA। बात समझ में आई? इस तरीके में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेकेंड इनवर्स ये सही ऑप्शन है, सी नंबर। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस एसिड। चलिए ये बताना हमको इसमें से कौन हो जाएगा। अब देखो
यहाँ कुछ चीज़ें समझने जैसी है, पूछा गया है। लुईस अम्ल क्या होता है या लेविस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, उसको हम लुईस अम्ल बोल देते हैं, लेविस एसिड बोल देते हैं। इंग्लिश में समझाता हूँ, अ कंपाउंड आर आयोनिक स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ डोनर कंपाउंड। बात समझ में आ रही क्या? अ कंपाउंड आर आयोनिक स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ डोनर कंपाउंड। अब देखो, इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करेगा वही क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। सर इसमें नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव है। ये तो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। Ag पॉजिटिव मेरा जो है, तो मेरा यही ऑप्शन ठीक हो गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, बड़े बड़े से क्वेश्चन सॉल्व करो पेपर में। अभी कुछ लोग कहते हैं सर बिल्कुल बेसिक करा रहे, बेसिक ही है। आप बताइएगा 40 क्वेश्चंस के बाद कितने रिस्पांस कर पा रहे हैं आप, ये बताइएगा। क्वेश्चन बेसिक होगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, घबराना नहीं। और ये जो लेवल है ना, इसी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। और हर वैरायटी के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिस तरीके में पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। चलो, क्या हो गया, क्या हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बता दो। दूध एक ऐसा कोलाइड है जिसमें, तुम इसको पढ़ना, मैं इधर पढ़ूंगा, इंग्लिश थोड़ी सी इजी लगती है। मिल्क इज ए कोलाइड in which liquid is dispersed in liquid, solid is dispersed in solid liquid, gas is dispersed in liquid, sugar is dispersed in water। बात समझ में आई? अब देखो, जो होता है मेरा क्या, दूध, मिल्क, ये क्या होता है? देखो, जब द्रव में द्रव का कोलाइड होता है, इमल्सन कहते हैं। हिंदी वाले सुने पहले, द्रव में द्रव का जो कोलाइड हो जाता है उसको हम इमल्सन कहते हैं। और ये दोस्तों एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ध्यान दीजिएगा, कोलाइड जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कहने का मतलब क्या, हेट्रोजीनियस को क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। कोलाइड जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। आगे देखो, अब मैं बताता हूँ, कह रहे हैं ये लिक्विड इज डिस्पर्स इन द लिक्विड, यही होता है हमारा क्या, ये दूध का एक कोलाइड है। और जब द्रव में द्रव का होता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? इमल्सन्स बोल देते हैं। अगर मैं हिंदी में बात कर लूँ, इसी को हम पायस बोल देते हैं। बात समझ में आई क्या? लेकिन तुमसे हमेशा ये नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जब छपेगा ना, पूछेगा कोलाइड की साइज बता दो, तो बोलना 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁹ मीटर। ये एग्ज़ाम में छपेगा, जो बिल्कुल बेसिक होगा। और ध्यान देना, कोलाइड मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। निम्न में से किस कारण से उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? अभिक्रिया का उत्पाद बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया का उत्पाद घटाने के लिए, अभिक्रिया के क्रियाफल पदार्थों की प्रवृत्ति के परिवर्तन के लिए, अभिक्रिया का समय घटाने के लिए। हमसे कह रहे हैं सर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैटालिस्ट इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, टू रिड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, टू चेंज द टेंडेंसी of the product substances of the reaction, to reduce the reaction time। तो दोस्तों, to reduce the reaction time, अभिक्रिया मेरी जल्दी हो जाए, इसीलिए तो हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। आप तो कैटालिस्ट का डेफिनेशन पता होगा आपको, कि ये रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, लेकिन उसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। कहने का मतलब, मैंने रिएक्शन स्टार्ट होने पे जितने कैटालिस्ट का यूज किया वो एज इट इज़ रह जाएंगे जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इनका काम होता है रिएक्शन रेट को फास्ट करना, रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देना, ये काम होता है कैटालिस्ट का। बात समझ में आई? तो मैं बोलूँ चाहे रिएक्शन रेट को बढ़ा रहे हैं, या तो ये भी बोल सकता हूँ टू रिड्यूस द रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम को कम कर देंगे तो अभिक्रिया ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं C60H122 यौगिक के एक अणु का भार बता दो। द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ C60H120 कंपाउंड इज। आपको आता है ना वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट निकालना, आपको आता है? नहीं आता सर, नहीं आता तो हम सिखाने के लिए तो आए हैं, पढ़ने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ।
पढ़ने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, छोटी सी बात है, ध्यान दीजिएगा। सीखने से सिलेक्शन होता है, तो सीखिए आप। देखो, जो चीज़ें नहीं आती जब उसको सीख के जाओगे ना, तब एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। पूछा था हमसे क्या, मॉलिक्यूलर वेट बता दो। कैसे निकालेंगे सर? चलो मैं बताता हूँ। कार्बन का 12 होता है, 12 में 60 का गुणा कर लो, प्लस लगा दो। हाइड्रोजन का 1 होता है, नीचे में 122 दिया है तो 122 से गुणा कर लो, यही तो हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेता हूँ। इधर 720 आ जाएगा, प्लस में कर लो, इधर 122 है, और थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, तुम्हारा निकल के आएगा 842। बात समझ में आई? 842 आ गया। ध्यान दीजिएगा कितना आया, 842। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये C60H122 का किसमें, ये दोस्तों 6 इंटू 10⁻23 अणु में द्रव्यमान है, मॉलिक्यूल में द्रव्यमान है, समझ रहे आप? ये जो है C60H122 का 6×10⁻23 में द्रव्यमान की संख्या है, मतलब अणुओं की संख्या है। वो कितना आई आप वो देखें, वो आई है मेरी 842 ग्राम, ये आई हुई है। और हमसे पूछा कितने में है, एक अणु का भार। अब एक का निकालना है तुमको, तो कैसे निकालोगे? अभी तो इतने का पता है, इतने अणु का भार इतना आया। अब एक का निकालने को कह रहे, तो एक का निकालोगे कैसे, वो हमको बता दो ज़रा। तो बोलोगे 842 को हम ऊपर कर लेंगे, नीचे कर लेंगे 6 इंटू 10⁻23, ये कर लेंगे। अब सॉल्व कर लोगे, ज़रा सा काट पीट कर लेना अपना, हम ज़्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है? काट पीट कर लोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा निकल के आएगा, 140.33 इंटू 10⁻23। ये 23 ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो देखो 140 में तो उत्तर ही नहीं आया, हम इसको 1.4 न कर सकते हैं, 1.4 कर देंगे। और ऊपर देखो 2 डिजिट इधर मैं दशमलव लेके आया हूँ, तो 2 डिजिट मैं ऊपर कम तो कर सकता हूँ ना। 1.4 इंटू 10⁻21 ग्राम, ये मेरा ठीक आंसर हो गया। मुझे पता है दोस्तों आपको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन फ़ोन से बता रहा हूँ, इतनी ही स्क्रीन है तो माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, ठीक है? अगले क्वेश्चन को देखिए। आपसे IUPAC नाम भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। कह रहे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड। अच्छा जी, अच्छा जी, चलिए इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं क्या हम सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते। चलो लिखते हैं। स्ट्रक्चर बनाओ, फटाफट से सॉल्व करो। IUPAC में करने से होता है, सोचने से नहीं होगा, ठीक है? ऐसे ऐसे जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे तुम भी लिखो। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, CH लिख दिया, फिर सिंगल बॉन्ड लगा दिया, C लिख दिया, इधर ट्रिपल बॉन्ड कर दो, CH कर दो। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ डबल बॉन्ड था, आपने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। अरे ट्रिपल ज़रूरी है, कार्बन का 4 होता है तो 3 ही न भरा है, तो 4 करना जरूरी था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। मिस्टेक है क्वेश्चन में, बात समझने की कोशिश करें। अब देखो इधर ये ग्रुप है मेरा, इधर से चलते हैं, काउंटिंग इधर से होगी। अगर तुमको काउंटिंग करने आ गया किधर से करना है, फिर तुम्हारा गलत नहीं होने वाला। 5 तक है तो 5 के लिए सर ने बताया था हमको लिखना है पेंट वर्ड। पेंट लिख दिया, ओके चलिए कोई बात नहीं, पेंट लिख दिया। अब देखो इधर पे सेकंड वाला मेरा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो चलो इसको लिख देते हैं पेंट टू इन। डबल बॉन्ड से है तो इन लिखेंगे ना। और देखो 5वें नंबर पे जो चौथा नंबर है मेरा, वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो 4 लिख दो। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन वर्ड यूज कर देते हैं, पेंट टू इन 4 आइन। बात समझ में आई कहाँ पे है, पेंट टू इन, ये गलत है, 4 आइन ये होगा दोस्तों, ठीक है? सुधार कर लीजिएगा, पेंट टू इन 4 आइन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिप्लाई आप करेंगे।
कह रहे हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन में पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? फेहलिंग विलयन, H2SO4 विलयन, क्षारीय MnO4, NH3। आइडेंटिफिकेशन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। चलो मैं बताता हूँ। देखो इसमें जो होता है एल्डिहाइड कीटोन वो फेहलिंग विलयन द्वारा, फेहलिंग सॉल्यूशन द्वारा उनको आइडेंटिफाई की जाती है, पहचान किया जाता है। छोटा सा यहाँ पे आपको क्लू देता हूँ, समझिएगा। जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो फेहलिंग विलयन के साथ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, फेहलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन कीटोन जो है वो फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगर ये बात समझ में आई तो तुम बताओ, एल्डिहाइड ग्रुप जो मेरा है वो कह रहा हूँ फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, लेकिन कीटोन जो है वो फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ क्रिया नहीं करती है। ठीक है, ओके। अभी तुमसे ये हमेशा नहीं पूछा जाएगा। यहाँ तो फेहलिंग विलयन हो गया, ठीक आंसर है। ये हमेशा नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा फेहलिंग सॉल्यूशन बनता कैसे है, फेहलिंग विलयन बनता कैसे, तो बताना CuSO4 विलयन में, कॉपर सल्फेट विलयन में, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का NaOH में विलयन मिलाने पर क्या बन जाता है? मेरा फेहलिंग सॉल्यूशन बन जाता है। बात समझ में आई? चलिए यहाँ ए ऑप्शन ठीक आंसर है। नेम्ड रिएक्शन ध्यान रख लेना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो मुख्य क्वांटम संख्या 3 तथा एजीमुथल क्वांटम संख्या 2 के साथ सभी कक्षकों में हो सकती है, वो कितनी है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी इन ऑल द ऑर्बिटल्स विच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या दे रखा इन्होंने मुझे। बोला इन्होंने n बराबर 3 है, l बराबर 2 है, ठीक है, और ये जो होगा वो m सबसेल में होगा। ठीक है, m सबसेल में आएगा, तुम करके देख लेना। ओके, अब मैं अगर यहाँ m की वैल्यू निकालने जाऊँ तो क्या होगा? यहाँ देखो l बराबर 2 है, तो हम जानते हैं प्लस माइनस l तक होता है, तो इसको -2 -1 0 +1 +2 ये वैल्यू हो जाएगी m की। निकालना तो आता है ना आपको? नहीं आता तो अभी टाइम है, सीख लीजिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले सीख लीजिए, 1 नंबर आएगा। प्लस माइनस हाफ कर लो, फिर प्लस माइनस हाफ कर लो, प्लस माइनस हाफ कर लो, ऐसे ही तो होता है, प्लस माइनस हाफ कर लो। ठीक है, एक बार और कर लेना तो तुमको पता चलेगा इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बी ऑप्शन ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करे बोरेक्स का रासायनिक नाम बता दो। हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन तुमसे हमेशा ये नहीं पूछा जाएगा। तो रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो क्या बोलना? सोडियम टेट्रोबोरेट डेकाहाइड्रेट। इसको याद कर लीजिए, नहीं याद है कोई बात नहीं, 2 बार 1 बार देखिएगा क्वेश्चन याद हो जाएगा। सोडियम टेट्रोबोरेट डेकाहाइड्रेट। लेकिन ये हमेशा नहीं आएगा, तुमसे फार्मूला पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, पूछा जाएगा बोरेक्स का फार्मूला क्या है, तब आपको बताना होगा। तो ये फार्मूला याद रख लेना, आ सकता है एग्ज़ाम में, इंटू 10H2O। ठीक है, ये फार्मूला जो है याद करना, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेशर कुकर से पकाने में समय की बचत होती है क्योंकि प्रेशर कुकर सेव्स टाइम इन कुकिंग बिकॉज। इसमें क्या होता है वो आपको बताना। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, पहले भी ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट से आंसर को क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। सी ऑप्शन देखिए, कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज इन द कुकर। इसी के चलते कम समय लगता है प्रेशर कुकर में खाना बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्प्रेरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करे उत्प्रेरक की अल्प मात्रा बहुधा पर्याप्त रासायनिक अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, ये भी बात सही है। मैंने बोला कैटालिस्ट जितने रिएक्शन स्टार्ट होने पे रहते हैं उतने बाद में ही ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। फिर कह रहे उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, अरे ये भी बात सही है। हमसे पूछा गया गलत क्या है, तो देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित कर देते हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे अपने में, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटालिस्ट चेंज द इक्विलिब्रियम, ये मेरा गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था। डी ऑप्शन ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ लेकर के आपको। कह रहे निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निरूपित करती है। अधिकतम ऊर्जा की मात्रा कौन निरूपित करती है वो बताना आपको। चलिए इंग्लिश वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी वैल्यू बता दो, पता होनी चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी। 1.602 इंटू 10 पावर -19 जूल, ये 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। और 1 अर्ग बराबर जब पूछा जाएगा तो बोलोगे 10 पावर -7 जूल। इसको सर हम 1 इंटू भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हो। जूल क्या होता है, जूल तो पता ही है। और ये जो ऊपर की 2 यूनिट है ये तो जूल से बड़ी है, क्योंकि जूल में ही ये मैंने सॉल्व किया है। ये मेरा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर जो होगा वो 1 जूल होता है। लेकिन सर कैलोरी क्या होती है मेरी, कैलोरी के बारे में बता दो, उसका अमाउंट क्या होता है। तो देखो 1 कैलोरी जो होती है ना वो आपकी कहाँ पे गया, 4.184 जूल, इतना जूल होता है। बात समझ में आई। ये सभी 1 में है तो इनकी वैल्यू कम हो गई, 4 में ये है मेरा, ये ज़्यादा हो गया। ऑप्शन डी ठीक हो गया, कैलोरी मेरा ठीक आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे लेकर के आता हूँ आपको, सॉल्व करिएगा 26 नंबर का। चलिए दोस्तों 26 कह रहे हैं कि द फॉलोइंग कहाँ गया, द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विच डाइल्यूट इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड। मतलब क्या है, स्टार्च के तनु अकार्बनिक खनिज अम्ल से जल अपघटन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होगा वो बता दो। रिएक्शन करा के देख लेते हैं, परेशान होने जैसा क्या है, हम रिएक्शन करा लेते हैं। C6H10O5 होलाफेन कर दूँ, पॉलीमर बन गया मेरा, इसी को हम स्टार्च बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टार्च हो गया, रिएक्शन करा लो। यहाँ पे लिख देना डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराना हमको। अब देखो बना क्या मेरा, N बनेगा, C6H12O6, सर ये हो जाएगा मेरा ग्लूकोज है। बात समझ में आई, ग्लूकोज का फॉर्मेशन इधर से हो जाएगा। सी ऑप्शन ठीक आंसर है। कह रहे ड्यूटेरियम के नाभिक में, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। चलो ड्यूटेरियम को कैसे लिखते हैं सर, 1H1 ये प्रोटियम होता है, 1H2 ड्यूटेरियम होता है, 1H3 ये ट्राइटियम होता है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछ रहे हैं ड्यूटेरियम का बता दो। हमसे क्या पूछे कि सर ड्यूटेरियम का बता दो, मतलब 1H2 में बता दो। चलो ये जो 1 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन बराबर 1, और जो इलेक्ट्रॉन होते वही प्रोटॉन भी हो गए, प्रोटॉन बराबर 1 हो गया। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हम वो बताना है आपको। तो क्या कर देंगे, ऊपर वाले में से माइनस कर देते हैं नीचे वाला, ठीक है। 2 - 1 कर दिया मैंने, 1 आ गई वैल्यू, 1 आ गई वैल्यू। बात समझ में आई। तो आंसर क्या हुआ मेरा, 1 प्रोटॉन है और 1 ही न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बताता है Fe2 पॉजिटिव अनुचुंबकीय है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट Fe2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है दोस्तों, तुमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट Fe2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक। हाँ पैरामैग्नेटिक, ये बताना है। तो देखो ये तो हुंड के नियम से पता चलता, अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था, आई थिंक दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में। हुंड्स लॉ से हम इसको पता करते हैं, हुंड्स रूल से पता करते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला Fe2 पॉजिटिव, Fe का 26 होता है एटॉमिक नंबर, और तुमको 2 पॉजिटिव बोला, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 24 का करके देख लेना, ठीक है। 24 का करके देखोगे तो जो बचेगा मेरा वो 3d5 बचेगा, वहाँ पे 5 आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे। बात समझ में आई। अब देखो, और जो अब देखो यहाँ 2 चीज़ें पूछी जाती, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। डायामैग्नेटिक क्या होता है, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करूँ तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 3d10 होगा, सब सेल में, ठीक है, 3d10 आ जाएगा तो वो मेरा डायामैग्नेटिक में हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ आता है तो वो मेरा पैरामैग्नेटिक में आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, ये पूछा जाता है अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी, ठीक है।
तो इस पॉइंट को क्लियर कर लेना, पहले इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ऑप्शन ए सही है, हुन्स लॉ को क्लिक करिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती? बहुत बार छपा है एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन, तो आप इसको सीख लें। ये होती है जो आपकी वो नाभिकीय संलयन बोले तो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। दो चीज़ें होती, फ्यूजन और फिजन, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। जो न्यूक्लियर आपका फ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे हल्के हल्के नाभिक जो होते हैं वो मिल करके एक भारी नाभिक का, भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते बनाते हैं। तो उसी से हमको क्या होती है, इसको हम नाभिकीय संलयन बोल देते हैं, और इसी द्वारा हमको सोलर एनर्जी जो है प्राप्त होती है। मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू प्राप्त होती है। फिजन की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा नाभिक जो होगा वो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, तो उसको हम फिजन बोल देते हैं, और छोटे छोटे जब मिल करके बड़े से नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं। बात समझ में आई क्या? चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्न में से कौन अपचायक व आक्सीकारक दोनों है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड एन ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो मैंने ये दोनों चीज़ें आपको अभी बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। फिलहाल में एग्जाम्पल याद करना, हूबहू H2O2 जो है बहुत बार पूछा गया है। ये क्या होता है, ये ना इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक तत्व भी देता है तथा इलेक्ट्रॉन धनात्मक भी, पॉजिटिव भी देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये दोनों में काम करता है H2O2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारी जल है, भारी जल का फार्मूला सभी को पता है, D2O होता है। अगला है, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? अयस्क मतलब ओर, बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ओर जो होता है ये एल्यूमिनियम का है, लेकिन हमेशा ये नहीं पूछा जाएगा बॉक्साइट किसका अयस्क है, तुमसे दे देगा कि बॉक्साइट का सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, कुछ ऐसा छपा रहेगा उस टाइम, कहीं 2H2O, कहीं हाफ H2O, कहीं 4H2O किया रहेगा। लेकिन आप मेरे चैनल से पढ़ के जा रहे हो, एग्जाम मेरी जान चैनल से पढ़ के जा रहे हो, तो इसको याद कर लेना, देखना दोस्तों छप जाएगा एग्जाम में, Al2O3 × 2H2O, ये फार्मूला याद रखना। और जब आएगा बॉक्साइट वाला क्वेश्चन ना, तो आपसे फार्मूला ही पूछा जाएगा। ए ऑप्शन को फिलहाल में ठीक करो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्न में अधिकतम अम्लीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। इस पर भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, इस पर भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसका कुछ ऑर्डर जो होगा वो इस तरीके का होगा, HF, फिर होगा HCl, फिर होगा HBr, फिर होगा HI। बात समझ में आई? यहाँ पर HI ठीक आंसर है। कह रहे टिंडल प्रभाव निम्न में से कौन दर्शाता है? टिंडल इफेक्ट शोज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इसको सॉल्व करने से पहले टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो आपको पता तो होना चाहिए। तो देखो टिंडल प्रभाव क्या होता है बताते हैं आपको। जब किसी प्रकाश को, हिंदी में पहले देख लो, इंग्लिश में फिर समझाता हूँ। जब किसी प्रकाश को कोलाइड विलयन में से गुजारते हैं तो ये प्रकाश क्या हो जाती है? चमकीली हो जाती है, चमकीली वर्ण रेखा के रूप में हमको दिखाई देती है, ठीक है। जब किसी प्रकाश को कोलाइड विलयन में से होकर गुजारते हैं ना, तो उसमें हमको चमकीली सी प्रकाश दिखती है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। अरे सर थोड़ा इंग्लिश में समझा दो, समझ नहीं आया। इन विच द पार्टिकल्स इन अ कोलाइड स्कैटर द बीम्स ऑफ लाइट दैट आर डायरेक्टेड एट देम, उसी को क्या बोल देते हैं हम? टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एंटी फ्लूइड कोलाइड और एक होता है आपका लायोफिलिक कोलाइड। एंटी फ्लूइड कोलाइड मतलब द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड को हम एंटी फ्लूइड कोलाइड कहते हैं। इसमें जो मेरा टिंडल इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जो हमारे द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, एंटी फ्लूइड कोलाइड होते हैं, इसमें टिंडल इफेक्ट ज़्यादा होता है। और जो मेरे द्रव स्नेही की बात कर लूँ या लायोफिलिक कोलाइड की बात कर लूँ, इसमें टिंडल इफेक्ट कम देखने को मिलता है। फिलहाल में तो पूछा सिर्फ इतना था, टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? तो कोलाइड दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे, किसी उष्माक्षेपी अभिक्रिया में डेल्टा H का मान बता दो, क्या होगा? द वैल्यू ऑफ डेल H इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहली चीज़ तो तुमको पता होनी चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो देखो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दो रिएक्शन होती है। जो हमारी एक्सोथर्मिक होती है ना, ये रिलीज करती है क्या? एनर्जी को,
रिलीज एनर्जी। बात समझ में आई। और जो इंडोथर्मिक होती है, इंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। बात समझ में आई। इंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब, एक्सोथर्मिक में रिलीज। ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा मुक्त की जाएगी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है। दोनों बात अगर समझ में आ गई है तो मुझको बताएं। अब देखो, किसी ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा तुमको निकालना है, एनर्जी इधर से रिलीज करनी है। तो देखो ऊष्मा जो होती है, हीट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, हीट ऑफ रिएक्टेंट वो ज़्यादा होता है किससे? हीट ऑफ प्रोडक्ट से। इस बात को ध्यान रख लेना, हीट ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। और ऑप्शन ये हो जाएगा ऋणात्मक। किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में डेल्टा एच का मान ही पूछा है। जब रिएक्टेंट का ज़्यादा हो गया, प्रोडक्ट का कम हो गया तो उस माइनस में आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट का ज़्यादा होता तो हम पॉजिटिव लेते, लेकिन प्रोडक्ट का तो कम होता है, इसलिए मैंने माइनस लिया हुआ है, ऋणात्मक या नेगेटिव। ए ऑप्शन ठीक आंसर है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? पहले बता चुका हूँ, ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, न्यूक्लियर फिजन पे आधारित है। न्यूक्लियर फिजन मतलब एक बड़ा सा नाभिक होगा, वो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। ए ऑप्शन ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 37 नंबर। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ये दोस्तों जनरल साइंस का समझो क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए बताना ज़रूरी था। तो सबसे हल्की हीलियम गैस होती है, सभी को पता होगा। अब तुमसे यहाँ कह रहे हैं ब्रांज किसका मिश्र धातु है? विच इज, कहाँ गया? ब्रांज इज हुज एलॉयज, किसका मिश्र धातु है ब्रांज, वो बता दो। अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया था, शायद आपको याद हो, नहीं याद हो तो मैंने बोला था नोट डाउन करना। और मुझे पता है कलाकार हो आप लोग, नोट डाउन भी नहीं किया होगा तो यहाँ से कर लो। एग्ज़ाम में जब आ जाए क्वेश्चन तो ये नहीं कहना सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था, सर ने बहुत कुछ पढ़ा दिया जो आपके एग्ज़ाम में आना है, तो उसको देख लेना, बहुत हेल्प होगी। हमेशा से बोलता हूँ पेन पेपर लेके बैठो। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग जिंक लेयर ऑन आयरन इज कॉल्ड। इसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं तो ध्यान देंगे। छोटी सी चीज़ बताऊंगा, स्मेल्टिंग क्या होती है? स्मेल्टिंग, इसको बोलते हैं गलाना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गलाना। इसमें क्या होता है, ओर से ना मेटल जब हम प्राप्त करते हैं, किसी ओर से हम मेटल जब प्राप्त करते हैं तो उसको हम स्मेल्टिंग करते हैं, वहाँ पे हम गलाते हैं। बात समझ में आई? ओर से मेटल का फॉर्मेशन करने पे हम स्मेल्टिंग यूज करते हैं। दूसरा सर हमको गैल्वेनीकरण दिया हुआ है, गैल्वेनाइजेशन दिया हुआ है, तो यही होता है अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू आयरन और स्टील टू प्रिवेंटिंग रस्टिंग। बात समझ में आई? जंग लगने से बचाने के लिए आयरन या स्टील पर हम लोग जिंक की जो कवरिंग कर देते हैं उसी को क्या बोल देते हैं सर? उसी को हम गैल्वेनीकरण कह देते हैं। और यही तो पूछा जा रहा है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बी ऑप्शन ठीक आंसर है। लेकिन तुमसे पूछा जाएगा रस्टिंग क्या है? रस्टिंग अभी मैंने वर्ड बोला जंग लगना, जंग लेकिन लगता कैसे? जब लोहा होता है ना, लोहे से बने सामान ये नमी वाले स्थानों पे रहते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, O2 से अभिक्रिया कर लेते हैं, O2 से रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, आयरन के ऑक्साइड बना देते हैं, आयरन के ऑक्साइड बना देते हैं और उसी को हम क्या कह देते हैं, रस्टिंग कह देते हैं। बात समझ में आ रही क्या? एक वर्ड है एनीलिंग, ये भी पूछ सकता है एनीलिंग क्या होती है। तो इसमें ना मेटल की कठोरता कम होती चली जाती है, उसमें फिजिकल चेंज होगा और कभी कभी ये केमिकल चेंज भी हो जाता है। फिलहाल में आंसर क्या सी हुआ मेरा, गैल्वेनीकरण, बी ऑप्शन गैल्वेनाइजेशन मेरा ठीक आंसर हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी दोस्तों ये क्लास ख़त्म होगी ना तो आप बताएंगे, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे अगर क्लास पसंद आई होगी। पसंद नहीं आई तो वो भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या प्रॉब्लम रहेगी जो मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका फीडबैक ज़रूरी है दोस्तों। और ये जो PDF है ना आपको क्वेश्चन वाला सेट, जिसमें 40 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन हो जाना। इसको प्राइवेसी के चलते प्राइवेट रखा है तो आप सर्च करके नहीं आ सकते, सिर्फ और सिर्फ लिंक से आ सकते हो जो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा है। ठीक है, और रही बात, अगर तुम चाहते हो हफ्ते भर में 10 दिन में अपना सिलेबस ख़त्म करना तो बिल्कुल शार्ट, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज मैंने आपके लिए नोट्स क्रिएट किया हुआ, उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसमें सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, बिल्कुल अच्छे में कवर किया गया है।
हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज MCQs है, इसके साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन भी दिया गया है। तो बहुत हेल्पफुल ये नोट्स रहने वाले हैं एग्ज़ाम से पहले आपको तैयार करने के लिए। और रही बात, तो इसका प्राइस जो है 199 है। पहले इसको 499 रखा गया था, लेकिन एग्ज़ाम बेहद करीब है, 20-22 दिन का समय बचा हुआ है। तो मोटिव ये है, हर उस ज़रूरतमंद तक ये नोट्स पहुंचनी चाहिए जो कि अभी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करके आए हैं। पैसे की प्रॉब्लम है तो सभी तक ये नोट्स पहुंच जाना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा ना बचे जो पैसे के चलते ये नोट्स ना परचेज कर पाए। ठीक है, वैसे तो हम कोई चार्ज नहीं लेते इसका, लेकिन दोस्तों इसमें मेरी मेहनत लगी हुई है और मेहनत कभी फ्री में नहीं देनी चाहिए, इसलिए छोटा सा अमाउंट लगा रखा है। तो इसको परचेज कर लेना। कैसे परचेज करेंगे, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन करिएगा 9517193475। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप करिएगा सिंपल में UP BSc नर्सिंग नोट्स। फिर आपको टीम के द्वारा स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते ही आपको नोट्स तुरंत मिल जाएगा। साथ में एक ग्रुप का लिंक जाएगा, उधर ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। क्लासेज की नोटिफिकेशन ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे दो, उसके बाद आप लोग भी जाओ और एक प्यारा सा कमेंट करना क्लास ख़त्म होने के बाद। कौन प्रबल क्षार है, विच इज़ स्ट्रांग बेस, ये हमको बताना है लास्ट क्वेश्चन में। तो जहाँ ऐसा पूछ ले स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सिंपल में तुम क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। हम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन का निकालते हैं फटाफट से सभी में। तुम सॉल्व करके देख लेना, मैं बता रहा हूँ। पहले में +1 आएगा और HClO2 में, HClO2 में, इधर में +3 आएगा मेरा, इधर में करना तो आपका +5 आ जाएगा, इधर में कर लेना +7 आ जाएगा। ठीक है, और जिसमें Cl की क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यदि मिनिमम होगी ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो +1 में तो सबसे कम है ऑक्सीडेशन नंबर, ए ऑप्शन ही मेरा ठीक आंसर है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल मतलब ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, फटाफट से ज्वाइन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।